Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this class 12 सोशियोलॉजी के पार्ट 4 को अब तक हम लोग 30 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी हम लोग बात करेंगे एंड देखिए अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम लास्ट ऑफ द पीडीएफ के लास्ट में यहाँ पे आपके हिंदी में भी सारे क्वेश्चन प्रेजेंट किए गए हैं। अभी यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं आपको बोल के समझाऊंगी समझ में आ जाए। एंड इन केस अगर आप लोगों को इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे दैट यस वी नीड द पीडीएफ एंड देन आई लेट यू नो कि आप लोग पीडीएफ को कैसे मिल सकती है। अगर इफ यू नीड द पीडीएफ देन कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो से बेनिफिट हो रहा है एंड यू वांट मी टू मेक मोर लाइक दिस जो आपकी क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में एज वेल एज सीयूईटी में भी हेल्प करेंगी, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं इसी तरीके से आपके साथ पीवाईक्यू पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहूंगी। चलिए, और इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं ट्राई करूंगी एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्टिव फैक्ट है, कुछ उसके पीछे की कहानी है या कोई टॉपिक है तो समझा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इन विच ईयर, फर्स्ट अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन की, इन विच ईयर डिड जॉब चार्लोक अरेंज टू लीज 3 विलेजेस बाय द रिवर हुगली फॉर सेटिंग अप ऑफ अ ट्रेडिंग पोस्ट। देखिए, जॉब चार्लोक ने एक ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो बनाया था, दैट वाज कैलकाटा, जो आज की डेट में है कोलकाता। अब वो आपसे पूछ रहा है कि कौन से 3 पोर्ट ऐसे थे जो उन्होंने लीज पे लिए थे, रिवर हुगली के पास में लीज पे लिए थे। मतलब विलेज के नाम नहीं पूछ रहा है, विलेज के नाम भी डायरेक्टली बुक में दिया है, नाम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो ईयर पूछ रहा है। सो आई वांट अपने माइंड में आप लोग सब आंसर करें और मेंशन करें कि क्या ईयर है, तब तक मैं आपको विलेजेस के नाम भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे 3 गांव थे जो जॉब चार्नोक ने यहाँ पे लीज पे लिए थे और मिला के एक पूरा ट्रेडिंग टाउन सेटअप कर दिया था, दैट वाज कैलकाटा। तो पहला आपका था सुतानुती, दूसरा था गोविंदापुर और जो थर्ड वन है वो है कैलिकता। ये 3 विलेजेस के नाम अभी 2-3 बार बोल के आप याद कर लो। ये 3 गांव इन्होंने लीज पे लिए थे और इन तीनों को कंबाइन करके उन्होंने एक ट्रेडिंग पोस्ट सेट कर दिया था कैलकाटा, जिसे आज आप कोलकाता कहते हो। और ये कौन से साल की बात है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। आई होप अब तक सबने आंसर कर दिया होगा। द आंसर है 1690, 1690। हिंदी में ये क्वेश्चन नीचे प्रेजेंट है, राइट। अब पूछ रहा है which of the following stages as per the theory of demographic transition is that if high population growth, मतलब हाई पॉपुलेशन ग्रोथ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है उसकी कौन सी स्टेज पे होती है। तो देखिए इसकी 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। आप लोग अपने अपने पार्ट पे आंसर पता है तो कीजिए बिल्कुल। हम दो चीजें यहाँ पे देखते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। स्टेज 1 में दोनों ज्यादा होती हैं, स्टेज 2 में दोनों कम है, स्टेज 3 में दोनों कम है, स्टेज 2 में बर्थ रेट ज्यादा एंड डेथ रेट कम। तो देखिए स्टेज 1 में लोग जन्म ज्यादा ले रहे हैं लेकिन मर भी ज्यादा रहे हैं, तो पॉपुलेशन बैलेंस हो जाएगी। स्टेज 3 में लोग जन्म ही कम ले रहे हैं और मर भी कम रहे हैं, तो जन्म कम ले रहे हैं तो पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ बैलेंस रहेगी। लेकिन स्टेज 2 में लोग जन्म बहुत ज्यादा ले रहे हैं और मर भी कम रहे हैं। इट मीन्स जो एक पॉपुलेशन का यहाँ पे पूल, लोगों का यहाँ पे पूल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पैदा तो हो रहे हैं लोग और मर भी कम रहे हैं। मरना कम मतलब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, लेकिन जन्म ज्यादा ले रहे, इट मीन्स आपके यहाँ अभी उतना ज्यादा एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है, तो इस स्टेज पे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। आई होप आप लोगों ने इस एक्सप्लेनेशन से पहले ही अपने माइंड में आंसर कर दिया होगा। तो द आंसर हियर इज सेकेंड स्टेज। क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो गया सेकेंड स्टेज। नाउ लेट्स लुक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक बार हम लोग देखते हैं, 36 37 दो क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं, ट्राई करेंगे 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट कर पाए। Next question is, what is the meaning of the term बेगार in Indian agrarian context? बेगार का मतलब क्या है, राइट? इंडियन एग्रेरियन का यहाँ पे एक टर्म दे दिया है आपको, ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है इस टर्म बेगार का क्या मीनिंग है, राइट? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, फ्री लेबर, या जमींदार लैंड ओनर्स को बोलते हैं, लैंडलॉर्ड को बोलते हैं, टेनेंट जो खेती कर रहे हैं रेंट पे लेके। तो देखिए बेगार जो एक टर्म है ये यूज किया जाता है फोर्स्ड लेबर के लिए। मैं मान रही हूँ अब तक तो तुरंत आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
फोर्स लेबर, जहां पे लोगों को मजबूर किया जा रहा है काम करने के लिए विदाउट पेमेंट, आप उनको कुछ नहीं दे रहे हो, उनको वो काम नहीं करना, आप जबरदस्ती उनसे पेमेंट करा रहे हो एंड यू आर नॉट पेइंग देम, आप उन्हें रिटर्न में कुछ दे भी नहीं रहे हो, तो बेगार मतलब फोर्स लेबर। अब फोर्स तो ऑप्शन में नहीं है, बट वी हैव द टर्म बॉन्डेड लेबर, एंड बॉन्डेड लेबर इज नथिंग बट बेगार या फिर फोर्स्ड लेबर, जिसको हम क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। चलिए 39 क्वेश्चन आ गया, इट इज रिलेटेड टू लैंड सीलिंग, किसके बारे में है, लैंड सीलिंग के बारे में। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट लैंड सीलिंग एक्ट प्रूव टू बी टूथलेस, बहुत से स्टेट में लैंड सीलिंग एक्ट टूथलेस साबित हुआ, मतलब इतना इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा। अब लैंड सीलिंग क्या था ये समझ लीजिए। देखिए बहुत सारे लोगों के पास लैंड होल्डिंग जमीन बहुत ज्यादा थी और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं थी, तो कुछ सिलेक्टेड लोग जो बहुत सारी लैंड लेके बैठे हैं और कुछ लोग जो बिल्कुल खाली बैठे हैं, तो गवर्नमेंट ने इस चीज को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म लाई, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हम लैंड सीलिंग इंट्रोड्यूस, लैंड सीलिंग मतलब हम लैंड होल्डिंग पे एक लिमिट लगा देंगे कि इतने से ज्यादा आप लैंड होल्ड नहीं कर सकते हो, इतने से ज्यादा आपके पास जमीन नहीं हो सकती, अगर हमें मिली तो हम उसे सील कर लेंगे और वो जो जमीन है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और गवर्नमेंट उसको आगे ऐसे लोगों में बांट देगी जिनके पास जमीन नहीं है, तो ये लैंड सीलिंग था। तो वो कह रहा है कि कुछ स्टेट में तो ये बिल्कुल ही वेस्ट, लैंड सीलिंग किसी काम का ही नहीं रहा, क्यों, बिकॉज there were many loopholes and most landowners were able to escape from having their surplus land taken over by the state, क्योंकि इस लैंड सीलिंग में बहुत सारी गड़बड़ थी और बहुत सारे लैंड ओनर जो थे वो बच के निकल रहे थे, जिस वजह से उन्हें अपनी एक्स्ट्रा जो जमीन थी वो गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट से बचा के वो निकल पा रहे थे, गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे। तो बिल्कुल सही बात है, टूथलेस इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे वो लोग इजीली गवर्नमेंट से बच पा रहे थे, तो दोनों चीजें ठीक है और रीजन भी करेक्ट है, और लोगों की चालाकी भी समझो कि व्हाट पीपल आर डूइंग, लोग कर क्या रहे थे, क्या कर रहे थे, वो ऑन पेपर दे देते और कुछ के नाम पे अपनी जो लैंड थी वो वाइफ के नाम पे कर दी, अब वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, आपके पास लैंड होल्डिंग हो गई कम, और वाइफ को कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे आपने को पागल बनाने के लिए, राइट। इसके अलावा हो रहा था बेनामी ट्रांसफर, मतलब आप अपने सर्वेंट वगैरह, अपने घर में माली काम करते हैं, सर्वेंट है, उनके नाम पे लैंड दे रहे हो, उनके नाम पे आपकी जमीन हो गई, उनको पता ही नहीं हमारे नाम पे हो गई है, कंट्रोल सब आपका है, लेकिन और आपने ट्रांसफर कर दिया ताकि आपकी लैंड होल्डिंग कम हो सके। तो इस तरीके से लोग कोशिश कर रहे थे कि वो स्केप कर ले। तो अगर डिटेल में पूछा जाए 3-4 नंबर में कि लैंड सीलिंग की क्या क्या इश्यूज थे, तो लैंड सीलिंग का इश्यूज एक इम्प्लीमेंटेशन को लेके आ रहा था, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था, इसके सॉरी इसके अलावा अगर लैंड बेनामी ट्रांसफर भी देखने को मिल रहे थे। क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि डिटेल में भी आपको चीजें समझा के चलूं ताकि चीजें क्लियर नहीं है तो वो भी हो जाए और अच्छे से। इंट्रोडक्शन टू मशीनरी सच एज टेलर्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर लेड टू द, अब मशीनरी के आने की वजह से क्या हुआ, मशीनरी के आने की वजह से जो सर्विस कास्ट थी वो थोड़ी सी गायब होती हुई देखने को मिली, वेजेस बढ़ गए लोगों के सर्विस कास्ट के, इक्वालिटी आ गई या प्रोडक्शन आउटपुट कम हो गया। देखो मशीन्स जब भी आई हैं, चाहे वो खेती में आए, चाहे वो आपका कंप्यूटर आए, टेक्नोलॉजी आए, तो मशीन्स की वजह से मशीन्स जो है वो रिप्लेस कर लेती हैं ह्यूमंस को, जो काम पहले 5 से 10 लोग कर रहे थे अब मशीन से 1 क्लिक में कम समय में वो काम हो रहा है, तो अब मुझे सिर्फ एक ही ह्यूमन रिक्वायर है, तो वो रिप्लेस कर लेती है लोगों को। तो इसी तरीके से ट्रैक्टर, थ्रेशर्स वगैरह के आने की वजह से जो लोग खेतों में खुद अपने हैंड से अपनी सर्विसेज के थ्रू काम कर रहे थे वो यहाँ पे हमें डिस्प्लेस होते हुए देखने को मिले, तो जो सर्विस कास्ट थी वो यहाँ पे डिस्प्लेस होती हुई देखने को मिली। क्लियर, अगला देखते हैं क्वेश्चन। लो इन्फेंट एंड मोर्टालिटी रेट्स, ये किस चीज के इंडिकेटर है, तो आपको पता होगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, नवजात आपका मोर्टालिटी रेट क्या होता है, और मैटरनल मातृ मृत्यु दर क्या होता है। तो जब बच्चा ने जन्म लिया तब से लेके टिल 1 ईयर, 1 साल का बच्चा हुआ है उस तक, 1 साल तक होने तक अगर जितने बच्चों की डेथ हो रही है पर ईयर पर 1000, बेस हम यही लेते हैं ना, बर्थ रेट डेथ रेट किसी में भी पर ईयर पर 1000, 1 साल का होने से पहले जितने बच्चों की डेथ हो रही है वो होते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट होता है नवजात, 1 साल से छोटा। मैटरनल मोर्टालिटी रेट मतलब बच्चे को जन्म देने के विद इन 1 ईयर अगर मदर की डेथ हो जाती है ड्यू टू दैट रीजन, तो वो कहलाता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। अब अगर ये ज्यादा होंगे तो इसका मतलब आपके यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बिल्कुल अच्छी नहीं है,
तभी तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है और उनकी डेथ हो रही है। और अगर ये कम है इट मीन्स आपकी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, राइट? अगर ये कम है इट मीन्स आपकी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। तो वो यही पूछ रहा है इन्फेंट मोर्टालिटी और मैटरनल मोर्टालिटी कम है, तो हेल्थ फैसिलिटी खराब तो नहीं है भैया, अच्छी होगी। गरीबी की भी कोई बैकवर्डनेस की भी बात नहीं हो रही, एक ही पॉजिटिव टर्म है, दैट इज डेवलपमेंट। वहीं अगर यहाँ वर्ड हाई लिखा होता लो की जगह, राइट, अगर यहाँ लो की जगह हाई लिखा होता तो मेरा आंसर हो जाता कि बैड हेल्थ फैसिलिटी को इंडिकेट कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर whose डायरेक्शन 1901 कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्टेड। इंडिया में फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था 1901 में, और ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर हुआ था। ब्रिटिशर ने कंडक्ट किया था ताकि वो पता लगा सके, क्योंकि कास्ट को लेके इंडिया में बहुत सारा मतलब मेजर जो इंडिया में इशू था वो कास्ट ही था। तो दे वांट टू नो कि कास्ट का डेटा है क्या, एग्जैक्टली किस कास्ट का, तो ये यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई होप अब तक आप सबने आंसर कर दिया होगा। एंड अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो आज की डेट में अभी याद कर लो, द आंसर इज हर्बर्ट रिजले। 1901 में पहला कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर, जिसे किसने कंडक्ट किया, हर्बर्ट रिजले ने। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक बार अपने माइंड में आंसर दीजिए सबको जिसको पता है। वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, ये जो वॉच वर्ड है ये किसने दिए थे? एक ही जाति हो, एक ही धर्म हो और एक ही भगवान हो, ये जो है वो वर्ड किसके हैं? पूरी बुक, सारे चैप्टर्स, बॉक्स वगैरह सब डिटेल में पढ़े हैं तो आप लोग आंसर कर पाओगे। ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। ओके, मानजू अब तक आंसर कर दिया होगा, सो द करेक्ट आंसर इज नारायण गुरु। सही आंसर है नारायण गुरु। Which among the following books was written by Tarabai Shinde? Very question. Very easy to do question. Yes, ताराबाई शिंदे के थ्रू लिखी गई बुक है, राइट। अब मान के चल रहे हो आंसर है, आंसर इज स्त्री पुरुष तुलना। ग्रेट, स्त्री पुरुष तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ज्योतिबा फुले। देखिए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जो है ये दोनों क्या थे? ये दोनों सोशल रिफॉर्मर हैं, मतलब इनकी वाइफ जो है उन्होंने तो गर्ल्स एजुकेशन में काफी काम किया है। आज की डेट में उनके नाम पे पुणे में एक गर्ल्स इंस्टीट्यूशन भी है, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल एक तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया। बैकवर्ड कास्ट के लिए भी इन लोगों ने काम किया था, बैकवर्ड कास्ट के लिए भी काम किया था। अब यहाँ चार जो समाज है, राइट, इन्होंने जो समाज फॉर्म किया वो कौन सा था? इन्होंने जो समाज फॉर्म किया जो अब तक सबने आंसर कर लिया होगा, सत्य शोधन, राइट, सत्य शोधन। डेट भी रटनी पड़ेगी, देखो कोई डेट में तो मैं कुछ समझा नहीं सकती हूँ आप लोगों को, डेट क्रैम करनी पड़ेगी। 24 सितंबर सत्य शोधक यानी ट्रुथ सीकर सोसाइटी थी। इसका मेन एम था वुमेन्स प्रूफ करोगे, राइट, सोशल राइट की बात करोगे, उनको जो सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए उसकी बात करोगे, उनको पॉलिटिकल की पॉलिटिक्स और अपने डिसीजन मेकिंग में भी वो पार्टिसिपेट कर पाए, राइट। 24 सितंबर 1873 को कहां पे फॉर्म किया गया था? इन पुणे महाराष्ट्र, इन पुणे महाराष्ट्र। ये चीज याद रखनी है। अब ये मैंने बता दिया, इन केस कोई स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है इट मींस वो सीरियसली वीडियो को देख रहा है, फॉलो कर रहा है। सो आई वांट कि आप मुझे बताएं कि आर्य समाज, अहमदिया समाज एंड ब्रह्म समाज को किसने फाउंड किया था? हु वाज द फाउंडर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन? अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन, इनविजिबल मैन बुक के नॉवल को के ऑथर कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए कोशिश की जा रही है कि 50 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कर ले और नेक्स्ट क्लास में हम 51st क्वेश्चन से स्टार्ट करें और एग्जाम से पहले जितना मैक्सिमम हो सके हम कंटेंट कवर करें। इफ यू गाइस वांट कि मैं कुछ अदर चीजें भी कवर करूं, आपको किसी और चीज में दिक्कत आ रही हो तो अपने एग्जाम से पहले आप लोग मुझे उसको भी इंक्लूड करूं। और यहाँ आंसर है हमारे पास राल्फ एलिसन। क्लियर? द आंसर इज राल्फ एलिसन। अगला देखते हैं, द टर्म डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना इंडिया में बात की जाती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, अनेकता में एकता। तो देखिए डाइवर्सिटी कभी ये नहीं कहता कि आप जो है इनइक्वालिटी करो, डाइवर्सिटी कभी भी इनइक्वालिटी की बात नहीं करता। डाइवर्सिटी कहता है कि हमारे पास बहुत सारी भिन्नताएं हैं,
अलग अलग चीजें हैं, हम बहुत सारी चीजों में एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उस अलग होने की वजह से समाज में बराबरी ना हो, असमानता हो, ये बात कभी नहीं की जाती। तो डाइवर्सिटी का मतलब इक्वालिटी तो देखो बिल्कुल नहीं होता है, राइट, इनइक्वालिटी नहीं होता है, मैंने बताया। यहाँ पे बात होती है डिफरेंसेस नहीं होता, गलत है, डिफरेंसेस होता है, इसका मतलब है डिफरेंसेस की डिफरेंसेस हैं रेदर देन इनइक्वालिटी। हम इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें भेदभाव नहीं करना है, लेकिन हाँ अंतर है, डिफरेंसेस हैं, ये बिल्कुल डाइवर्सिटी का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रेसिव चॉविनिज्म ऑन रिलीजियस आइडेंटिटीज को क्या बोलते हैं? देखिए, चॉविनिज्म मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, आप किसी चीज के सपोर्ट में हो, इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में हो दैट यू आर सीइंग अदर एज इंफीरियर, की बाकी जो चीजें वो सब खराब है, मैं और मेरे थॉट प्रोसेस और मेरी जो चीज है वही अच्छी है, बाकी सब कुछ खराब है। तो यहाँ रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे है। तो जब आप सोच रहे हो कि आपका रिलीजियस इज सुप्रीम एंड बाकी सब कुछ खराब है, तो उसके लिए एक ही वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, आई होप सबने आंसर कर दिया होगा, द वर्ड इज कम्युनलिज्म, राइट, ये रिलीजियस के बेसिस पे होता है। सेक्युलरिज्म तो कहता है ऑल रिलीजन आर इक्वल ना, सेक्युलरिज्म इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, सेक्युलरिज्म एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है जो कहता है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। राइट टू डैश इलस्ट्रेट दैट स्टेट इज अकाउंटेबल टू द नेशन एंड इट्स पीपल, इनमें से कौन सा राइट स्टेट, स्टेट यानी कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल ठहराता है, यानी कि कहता है कि आपकी जवाबदेही बनती है, जवाबदेही बनती है अपनी नेशन और उसके लोगों के टुवर्ड्स, राइट, कौन सा जो है राइट वो ये बात करता है? अब तक सबने आंसर दे दिया होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। आरटीआई अगर आप फाइल करते हो गवर्नमेंट से कुछ भी, यू कैन आस्क एनीथिंग, आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हो और उस पिटीशन में गवर्नमेंट से यू कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चन, गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ता है, गवर्नमेंट आपको आंसर देगी। हाँ, बट अगर कोई मैटर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, राइट, या डिफेंस वगैरह से रिलेटेड है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट कैन डिनाई। आप मोदी जी को लेटर लिख के ये नहीं पूछ सकते हो कि बताओ नेक्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक कब कर रहे हो, राइट। चलिए, हिरार्की, हिरार्की मतलब होता है एक सीक्वेंस जो हम सेट कर रहे हैं, इस तरीके से सीक्वेंस में कोई चीज है, तो हिरार्की इन कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में हिरार्की हमें पता है, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रियज होते हैं, वैश्याज हैं, शूद्रास थे, ये कास्ट सिस्टम ऐसे चलता था ना, हिरार्की बेस, रेफर्स टू डैश ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, वो क्या बताते हैं? वो उनकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, मैरिज के रूल्स बता रहे हैं, मैरिज का तो रूल सिंपल है, विद इन द कास्ट आपको करनी है, प्लेस बता रहे हैं, ऑक्यूपेशन बता रहे हैं। देखिए, तो कास्ट सिस्टम को बात करें, कास्ट से पहले वर्ण सिस्टम था, राइट, और हम मान के चलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ये हमारा ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम, हाँ नहीं, बाद में जो कास्ट सिस्टम आया ना वर्ण के बाद, वो एक रिजिड सिस्टम हो गया था, जो बाय बर्थ हो गया, जब वर्ण सिस्टम थे तब तो ये कहता था ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम, लड़ाई और ऑब्जर्वर, ब्लैक्समिथ, मोची, बढ़ई, ये सब काम जो है ये शूद्रास लोगों के हैं। बट बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसको अपने अकॉर्डिंग फोल्ड करा और इसको एक ठोस रिजिड सिस्टम बना दिया, जिसको जन्म के थ्रू फिक्स कर दिया कि जो जिस जाति में पैदा हो गया वो उसी जाति में रहेगा और उसके पास अपनी जाति चेंज करने का कोई राइट नहीं है। क्लियर? सो आज की इस वीडियो के बाद हम पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, आई होप आपने देख लिए होंगे। इस पार्ट 4 में हमने ये 50 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचा, इट मींस उसको कंटेंट समझ में आ रहा है एंड वो एक्चुअल में वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। सो इन केस आपकी कोई भी एडवाइस, सजेशन, डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई ट्राई कि मैं उसको इंक्लूड करूं और आपके एग्जाम से पहले आपको सब कंटेंट देने की कोशिश करूं। और ये जो कंटेंट है यहाँ पे आगे से सारे क्वेश्चन हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। So for PDF, you can comment and then I'll let you know how you can download the PDF. So yeah, that's all for this. Thank you everyone. See you in the next video with the further questions.